आगे बढ़ेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद मदारस अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। सदर ममलिकत ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान की एडवाइस पर 27 दिसंबर को समरी की मंजूरी दी थी, जो मदारस तरमीमी बिल से पहले कायम होने वाले 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। बिल के मदरजात के मुताबिक जो मदारस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बिल के मदरजात में यह भी कहा गया है कि जिन मदारिस के 1 से ज़ायद कैंपस हैं उन्हें एक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। इसके अलावा हर मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा कराएगा। हर मदरसा अपनी हिसाबात का ऑडिट करा के रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा कराएगा। बिल के मुताबिक कोई भी मदरसा शिद्दत पसंदी, मजहबी मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया नहीं कर पाएगा। इसके अलावा मदारिस से मुतालिक तरमीमी एक्ट 20 अक्टूबर को सेनेट और 21 अक्टूबर को कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था। हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि हम पहले ही कह चुके हैं कि मदारिस बिल का मसला हल हो चुका है। आज सदर पाकिस्तान की जानिब से ऑर्डिनेंस भी आ गया है। जो मदारिस DGRE से रजिस्ट्रेशन होना चाहते हैं वो हो सकते हैं। उनका कहना था कि जो मदारिस एक्ट के तहत रजिस्टर होना चाहते हैं हो सकते हैं। तमाम बोर्ड्स की बात मान ली गई है। मदारस अरबिया की रजिस्ट्रेशन का मामला हमारे मुताबिक तो हल हो चुका है और आज सदर ममलिकत की तरफ से ऑर्डिनेंस आने के बाद ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई है कि जो मदारिस अपनी रजिस्ट्रेशन वजारत सनत सोसाइटी एक्ट के तहत करवाना चाहते हैं वो उसके तहत करवा लें, और जो मदारिस डायरेक्टर जनरल मजहबी एजुकेशन DGRE के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं या आगे करवाना चाहते हैं उन पर भी कोई कदगन नहीं है और वो निज़ाम उसी तरह चलता रहेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मदारिस के जो 15 बोर्ड्स हैं उनमें से 10 की बात भी मानी गई और 5 की बात भी मान ली गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ नहीं किया। तालिबान से उनकी दोस्ती थी, इसका सद्देबाब भी करते। इसके अलावा कुर्रम में हालात अबतर थे और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस्लामाबाद पर हमला आवर थी। वज़ीर इत्तलात ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी कर दिया। कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 152 अरब रुपए के मालियाती खसारे का सामना है। खैबर पख्तूनख्वा में फर्जी कंपनीज हैं। तमाम पैसे सोशल मीडिया पर प्रोपेगंडे के लिए खर्च किए जा रहे हैं। जब कुरम में आग लगी थी और सबसे ज्यादा कुरम को तवज्जो की जरूरत थी, तब आप क्या कर रहे थे? आप इस्लामाबाद में बैठे थे। आप जिस मकसद से भी बैठे थे, लश्कर कशी थी, हमला था, जो भी था, क्या सूबाई हुकूमत का बुनियादी तौर पे ये काम नहीं है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करे? हमें भी उतनी ही एलोकेशन मिलती फंड्स की जितनी किसी सूबे को मिलती है, बल्कि सूबों के पास वफाक से ज्यादा पैसा है। तो मैं आज एक वाइट पेपर रिलीज करना चाहता हूं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। तो जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के अंदर, वो 152 अरब रुपए वहां पे फर्जी कंपनीज हैं और तमाम तर पैसा सोशल मीडिया की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, वॉलंटियर्स को दिया जाता है। कुरम अमन माहदे की तफसीलात सामने आ गई हैं। अमन माहदा 14 नकात पर मुश्तमिल है और अमन माहदे के मुताबिक लोकल अमन कमेटी किसी भी तनाज़े की सूरत में इसे हल करेगी। मकामी कमेटी की नाकामी की सूरत में ज़िलाई कमेटी हल निकालेगी। नाकामी की सूरत में ग्रैंड जरगा, हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुदाखलत करेंगे। बंकर्स को 1 माह के अंदर ख़त्म किया जाएगा। सड़कों और शाहराहों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि भारी असलहे को जमा किया जाएगा और कवायद व ज़वाबित मुश्तरका कमेटी तय करेगी। नफरत अंगेज तकारीर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि मईशत का पहिया चलना शुरू हो गया है। कोशिश है शरह सूद को सिंगल डिजिट पर ले आएँ। मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। सैलरी क्लास पर बोझ नहीं डाल सकते, सबको टैक्स देना होगा। 2025 में हम मुल्क की मईशत को लेकर मज़ीद बेहतरी की जानिब गामज़न होंगे। हमें पायदार मौशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ना है। इख्तलाफ हो सकते हैं लेकिन मुल्क के खातिर सब इकट्ठे हो जाए। मईशत के लिए सबको एक पेज पर होना चाहिए। टैक्स के निज़ाम में बेहतरी ला रहे हैं। इकॉनमी का पहिया अभी चलना शुरू हुआ है। आई एम श्योर कि जितना ये शरह सूद कम होती जाएगी और इंशाल्लाह सिंगल डिजिट की तरफ जाएगी, खैरात से मुल्क नहीं चलते, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। अब 2025 को हमने अब इसको एक
یہ جو فاؤنڈیشن کریٹ کی ہے اس پہ انشاءاللہ ہم سسٹینیبل گروتھ کی طرف جائیں گے. ملک کے خاطر آپ سب اکٹھے ہو جائیں. ہمارے اختلافات ہو سکتے ہیں, جو ٹیکس اتھارٹی ہے اس میں جو اصلاحات لا رہے ہیں. اور مجھے نہیں پتا یہاں کوئی پاسکو کے لوگ یہاں موجود ہیں کہ نہیں موجود ہیں. سب سے زیادہ کرپٹ ادارہ ہے یہ, کرپٹ ادارہ ہے یہ. اور اس لیے جو پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو بند کر دینا چاہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ سامراجی طبقے نے ہماری معیشت کو خراب کیا. پاکستان کی کمپنیوں پر پابندی لگانا امریکہ کی کھلی منافقت ہے. یہ کیسے سیاسی لوگ ہیں؟ ایک طرف غلامی سے نجات, دوسری طرف امریکہ سے مدد مانگتے ہیں. اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے. امریکہ کا اسرائیلی دہشت گردی کو سپورٹ کرنا. غزہ مارچ سے خطاب کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ غزہ کے مسلمانوں کو سردی کی وجہ سے مشکلات کا سامنا ہے. ہماری کمپنیوں پر پابندیاں لگاتے ہو, یہ کھلی منافقت ہے. ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو امریکہ کی آشیرواد سے چلتا ہے. یہ کیسا ملک ہے کہ حکومتیں ہٹانی ہو تو امریکہ کی مدد حاصل کی جاتی ہے. یہ فلسطینیوں کی نسل کشی ہے. امریکہ ایک دہشت گرد ریاست اور دہشت گردی کی سپورٹ کرنے والی ریاست بن کر سامنے آیا ہے. آج میں نے جب ٹیمپریچر دیکھا تو جو اسلام آباد کی سردی ہے اس سے زیادہ غزہ میں سردی ہے. جو حماس کے مجاہد جہاد کر رہے ہیں, پوری امت کا فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں کہ حماس کو دہشت گرد قرار دینے والا وہ خود کتنا بڑا دہشت گرد ہے کہ پاکستان ایک ممتاز مقام رکھتا ہے. ہمارا فلسطین سے تعلق ایمان کا تعلق ہے, عقیدے کا تعلق ہے. چیئرپرسن پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن مشال ملک کہتی ہیں کہ کشمیریوں پر قیامت ڈھائی جا رہی ہے. مقبوضہ کشمیر میں 77 سال سے ظلم و بربریت ہو رہی ہے. مقبوضہ کشمیر میں مساجد کو شہید کر کے مندروں کو تعمیر کیا جا رہا ہے. کشمیر ایک جنت ہے جس کو ہندوستان نے جہنم میں تبدیل کر دیا. کشمیری مسلمانوں کے ساتھ پنڈتوں کا بھی استحصال کیا جا رہا ہے. وہ دن دور نہیں جب شہداء کی قربانیاں رنگ لے کر آئیں گی. جو کچھ مقبوضہ جموں کشمیر میں پچھلے 77 ایئرز سے ہو رہا تھا, وہاں مسجدوں کو شہید کر کے وہاں پہ مندروں کی تعمیر کی جا رہی ہے. میں یہ بھی آج کہنا چاہوں گی کہ ہماری جو تاریخ ہے کشمیریوں کی, جس میں ہمیشہ سے کشمیری مسلمانوں کی ایک بہت بڑی میجورٹی ہے, مگر وہاں پہ ہمارے کشمیری پنڈت بھی رہتے ہیں, تو ان کا بھی جو جینوسائیڈ انڈیا نے کیا ہے, نہ صرف کشمیری مسلمانوں کا بلکہ کشمیری پنڈتوں کا, جنت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے. جو ہمارے شہداء ہیں ان کی قربانیاں ہیں, اور اس وقت بھی جو ہزاروں نہیں لاکھوں جو ہمارے کشمیری اس وقت جیلوں کے اندر قید و بند ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے پنجاب کی دھیرانیوں کے لیے باعزت روزگار کے دروازے کھول دیے ہیں. معاشی خود مختاری کے لیے 12 اضلاع کی 11,000 دیہی خواتین کے لیے 2 ارب روپے کا ریکارڈ پیکج. دیہی خواتین کو پالنے اور روزگار کے لیے گائے اور بھینسیں مفت ملیں گی. ملتان, خانیوال, لودھراں, وہاڑی, بہاولپور, بہاول نگر اور رحیم یار خان میں دیہی خواتین کے لیے چیف منسٹر لائف سٹاک پروجیکٹ جاری. ڈیرہ غازی خان, لیا, مظفر گڑھ, راجن پور اور کوٹ ادو کے دیہات میں خواتین کو مفت گائے اور بھینسیں ملیں گی. دیہات کی نادار خواتین گائے بھینسیں پال کر باعزت روزگار کما سکیں گی. لائف سٹاک کارڈ سے 80,000 مویشی پال فارمر 27,000 فی جانور بلا سود قرض لے سکیں گے. سول نافرمانی کی باتیں بہت پرانی ہیں. IMF کو بھی خطوط لکھے گئے تھے. ایبسولوٹلی ناٹ کہنے والے اب امریکہ کے پاؤں پڑ رہے ہیں. راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کا مزید یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے 3 بار اسلام آباد پر حملے کیے. 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو بھی کٹہرے میں لانا ہوگا. 9 مئی 26 نومبر کے منصوبہ ساز کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے. سول نافرمانی کی باتیں کی گئی اور آج سے نہیں کی جا رہی, بڑے عرصے سے کی جا رہی ہیں. بہت کچھ کہا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ IMF کے سامنے مظاہرے کیے گئے, ورلڈ بینک کے سامنے مظاہرے کیے گئے, خطوط لکھے گئے اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کو جو ہے وہ آپ جو پیکج ہے وہ نہ دیا جائے, اس کی امداد نہ کی جائے, اس کو ریسکیو نہ کیا جائے. 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں, جو ماسٹر مائنڈ ہیں, جب تک وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچتے تو یہ جو سزائیں ہوئی ہیں ان کو تو ان کے ذہنوں کو پرگندہ کیا, ان کے ذہنوں کو خراب کیا. کس طرح؟ جس طرح ایک سوئسائڈر تیار کیا جاتا ہے. سوئسائڈر تیار کرنے والا شخص بھی اتنا ہی مجرم ہے, اس کا ہینڈلر, اس کا سہولت کار اور سوئسائڈر, یہ سارے کے سارے. بلکہ سوئسائڈر کا جرم کم ہے, بلکہ جو اس کو تیار کرتا ہے اس کا جرم زیادہ ہے.
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं मदारिस एक्ट पर सारे स्टेक होल्डर से बात की जाए। ये 7 शरीफ में दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई की आज़ादी के लिए अमरीकी बयान पर उनका कहना था कि अमरीका आकर आज़ाद कराए बानी पीटीआई को। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बानी पीटीआई को अदालत से जज ही आज़ाद कर सकते हैं। अगर बानी पीटीआई ने कसूर नहीं किया होगा तो किसी पर इन्हिसार करने के बजाय अपने वकला से बात करें। सदर सरदारी की जानिब से जारी किया गया है, तो आज आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अभी तो एक्ट जो है उसको नोटिफाई किया है, ऑफिशियल गैजेट में आया है, प्रेसिडेंट साहब ने किए, और ये ज़रूर सारे स्टेक होल्डर से बात करके और फिर आगे काम हो रहा है। इमरान खान की आज़ादी के लिए अमेरिका ने बयान दिया, इस पर क्या तबसरा? अमेरिका जाके आज़ाद कराए, इधर तो जज आज़ाद करेंगे इमरान खान को। अगर उसने कोई कसूर नहीं किया होगा तो वो अपने इस पे इन्हिसार करने की बजाय अपने वकीलों से कहें। अगर केस है उनके पास तो उनको परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्यों सिफारिश करानी चाहिए। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाज़िया मरी कहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को बहुत नुकसान पहुँचाया गया। बतौर वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर किया। अवाम मुल्क से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का खात्मा चाहते हैं। जमहूरियत के हुसूल आमरीत के ख़िलाफ़ सिर्फ पीपल्स पार्टी खड़ी हुई। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात नज़र आई। पाकिस्तान के जितने भी आप तारीख़ के औराक पलट के देखें तो आपको जमहूरियत के हुसूल और आमिराना सोच और रवैये के ख़िलाफ़ अगर खड़ी हुई कोई जमात नज़र आई तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। वफाकी हुकूमत चाहती है कि हम उनका कोरम पूरा करें कौमी असम्बली में। वफाकी हुकूमत चाहती है कि हम उनके बिल्स को आंख बंद कर मंजूर करें। आज की जनरेशन और इसके बाद की जनरेशन, अल्फा जनरेशन, वो बच्चे तो कंप्यूटर पर ही सारा काम करते हैं। उनकी रिसर्च का दारोमदार कंप्यूटर है, इंटरनेट है। इंटरनेट की स्पीड स्लो है, मानने को तैयार नहीं है। जो इलेक्ट्रॉनिकली काम करते हैं वो ठप हो चुका है। हम डिजिटल नेशन की बात कैसे कर सकते हैं इस मुल्क को बनाने की?